हेलो दोस्तों। हर इंसान के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उसकी आज़ादी, इज्जत और इंसाफ की गारंटी देते हैं और भारत में इन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानूनी शब्दों का जादू नहीं है, ये है आम नागरिक के हाथों में एक ताकत, एक शील्ड जिससे वो अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं? कौन से अधिकार सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं? और अगर ये वायलेट हो जाएं तो आप क्या कोर्ट जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे उन्हीं अधिकारों के बारे में जो हर भारतीय को मिले हैं जन्म के साथ बिना किसी भेदभाव के। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट से। आपका हक, आपकी ताकत। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो हमारे सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं और आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। These rights are essential for the overall development of individuals and to maintain democracy and justice in the country. तो क्यों ज़रूरी है ये हम देख चुके हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री में डेमोक्रेसी और जस्टिस मेंटेन किए रहने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है हमारे राइट टू इक्वालिटी। This right ensures that everyone is equal before the law and has equal protection of the law. ये राइट इंश्योर करता है कि एवरीवन, भारत का हर नागरिक कानून की नज़रों में इक्वल है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के और उसको इक्वली कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि हम each person, each individual of India is equal before law, यानी कि कानून की नज़रों में हर इंसान इक्वल है। कानून किसी भी इंसान के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा और उसको इक्वली लॉ से प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और जहां पर वो जन्मा यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है ये डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि हर नागरिक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें हर इंडियन अप्लाई कर सकता है, उसके बेसिस पे कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत पहले होती थी उसको कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है, एबॉलिश्ड कर दिया गया है। तो अब किसी भी तरीके की छुआछूत नहीं की जाएगी। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 17। फिर हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 बताता है कि हम कोई भी टाइटल्स यूज नहीं कर रहे होंगे, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के अलावा। जो मिलिट्री टाइटल्स और जो एकेडमिक्स के साथ, जैसे कि कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर लगा सकता है, डॉक्टर है तो वो डॉक्टर लगा सकता है। इसके अलावा हम कोई भी टाइटल्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल आते हैं 19 से 22 तक। तो ये आर्टिकल हमें राइट टू फ्रीडम हमें गारंटी करता है। बहुत कई प्रकार की फ्रीडम्स है, 6 फ्रीडम्स है मेनली, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एसेंशियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 19
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है, सबसे पहली जो फ्रीडम है वो है स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम। फिर हम बात कर रहे होंगे फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। हमें फ्रीडम दी गई है कि हम शांतिपूर्ण एक जगह इकट्ठा होकर असेंबलीज का वो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे freedom to form associations and unions. Then we have freedom to move freely throughout the India. हम इंडिया में freely move भी कर सकते हैं। freedom to reside and settle in any part of India. किसी भी इंडिया के पार्ट में हम रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। एक फ्रीडम ये हो गई। डी ई एफ ये आ गई हमारी 6 फ्रीडम। हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी आउट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर ये तो हो गई हमारी 6 फ्रीडम जो हमें आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन का असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स और फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे एनी प्रोफेशन को भी हम कैरी आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे आर्टिकल 19 की बात। अब हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 हमें प्रोवाइड करता है, इसके भी हमारे पास 3 पार्ट हैं, जिसमें एक तो ये रहेगा कि नो डबल जियोपार्डी। ये आर्टिकल 22 में है कि और एक है हमारा 20 का पार्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि आप खुद ही खुद के गवाह नहीं बन सकते। और एक रहता है इसका जो मतलब जिस टाइम पे जो क्राइम हुआ है उस टाइम पे जो लॉ थे वो तभी तक वैलिड रहेंगे। मतलब अगर जैसे क्राइम के बाद अगर लॉज चेंज हो जाते हैं तो वो लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, वही लॉज एप्लीकेबल होंगे जिस टाइम पे वो क्राइम हुआ है उस टाइम के। फिर एक आती है हमारे पास डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी में ये होता है कि अगर एक क्राइम किया है तो एक पर्सन को एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा होगी, 2 बार नहीं हो सकती। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 हमें देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार हमें देता है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 21A के बारे में। 21A है हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया था इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये है कि 6 से 14 साल के वर्षों बच्चों के लिए हम राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आता है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमें बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये बताता है हमें आर्टिकल 22। ये आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। यानी कि जैसे भी कभी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास सबसे पहले तो एक लीगल नोटिस रहता है, और दूसरी चीज उसके पास ये राइट रहता है ये पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए कि आप मेरे को किस जुर्म में, वजह जानने के लिए। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 23 और 24 के बारे में जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 3rd नंबर का हमारे फंडामेंटल राइट्स में से है। इसमें आर्टिकल है हमारे 23 और 24। ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका तो उससे। 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंप्लीटली प्रोहिबिट किया हुआ है। हम किसी से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। और दूसरा, ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग, जैसे कि लोगों को बेच दिया जाता है। पहले एंशिएंट टाइम्स में पीपल्स की मार्केट भी लगती थी, तो वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 24 की। 24 हमें कहता है कि 14 साल से कम के बच्चे, 14 साल से कम के बच्चों को हजार्डस जॉब्स में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज आर्टिकल 24।
अब हम बात कर रहे होंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये देता है हमें किसी भी रीजन को फॉलो करने का अधिकार। हाँ, सबको पता है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, क्योंकि इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। कानून की नजरों में हर रिलीजन इक्वल है। तो इसके आर्टिकल से हमारे 25 से 28 तक सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल 25 के। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। कोई भी हम रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस रिलीजन को प्रोपगेट भी कर सकते हैं अपने इंडिया में। फिर आती है बात आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 कहता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स भी मैनेज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 27, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर बात करेंगे आर्टिकल 28 की, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 कहता है कि अगर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और सर्टेन गवर्नमेंट के थ्रू है, तो उनमें हम जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस परमिशन नहीं हो। फिर हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल 29 एंड 30 की। आर्टिकल 29 एंड 30 बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। दीज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 हमें कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। जो माइनॉरिटीज हैं उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं। उसमें आर्टिकल 29 ये कहता है कि हम जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट हैं उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने के लिए उनको हम फुली प्रोटेक्शन देंगे। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और चला भी सकती हैं आराम से। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंट हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स और हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी। ये आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आप बात कर रहे होंगे हम आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट लगा सकते हैं। अब रिट्स हमारी होती हैं इसमें 4 तरीके की। सबसे पहले है हमारी हैबियस कॉर्पस। फिर हम देखेंगे दूसरी रेट है हमारी मैंडेमस, देन वी हैव सर्टियोरेरी एंड क्वो वारंटो। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब रेट्स देख लेते हैं एक बार। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है एक तो 32 से तो हम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मतलब जा सकते हैं, और लेकिन आर्टिकल 226 के थ्रू हम हाई कोर्ट्स को रीच कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी। तो हैबियस कॉर्पस के बारे में हम बात कर रहे होंगे। जिसके पास किसी व्यक्ति को रखा गया है उसे कोर्ट बुलाता है, इसका मीनिंग होता है हैबियस कॉर्पस का। जिसके पास इस व्यक्ति को रखा गया उसे कोर्ट बुलाता है। ये कब यूज होता है, जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया हो या कानूनी प्रोसेस के बिना जेल में डाल दिया गया हो, ये तब हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पुलिस किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करके चुप कर रखे तो उसकी फैमिली कोर्ट से हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकती है। तो हम हैबियस कॉर्पस फाइल कब करेंगे, जब किसी भी पर्सन को गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है, तब हम हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। फिर दूसरी आती है हमारी रिट वी कमांड मैंडेमस।
मैंडेमस का मीनिंग होता है वी कमांड। वी कमांड का मीनिंग होता है कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिसर को कोई काम करने का ऑर्डर देता है जो उसका लीगल ड्यूटी है, पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड है। यानी कि कोर्ट कमांड देता है पब्लिक ऑफिसर्स को उसका ऑर्डर जो उसकी लीगल ड्यूटी है उसको करने का। कब हम यूज कर सकते हैं? जब कोई सरकारी ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है तब हम मैंडेमस यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइसेंस देना, पेंशन प्रोसेस करना। और हम एग्जांपल देखें, जैसे राशन ऑफिसर आपका काम जानबूझकर डिले करे तो आप मैंडेमस फाइल कर सकते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में। जैसे आपका कोई राशन नहीं दे रहा है, राशन ऑफिसर डिले कर रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे होंगे तीसरी रिट की, जिसका मतलब है टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है टू फॉरबिड। कोर्ट किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रोकती है जब वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का काम कर रही हो। जैसे कोई भी लोअर कोर्ट है, वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का काम कर रही है, जैसे वो उसके दायरे में नहीं आता, हायर कोर्ट के दायरे में आता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं और जो हायर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स को रोकती हैं। कब हम यूज करते हैं ये? जब कोई कोर्ट या अथॉरिटी ऐसे मामले में डिसीजन लेने लगे जिसमें उसके पास पावर ही नहीं है। लोअर कोर्ट के पास पावर तो नहीं है और डिसीजन ले लिया, तो जब लोअर कोर्ट ने डिसीजन ले लिया और पावर थी नहीं उसके पास, तब हम लगाएंगे प्रोहिबिशन। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एक टैक्स ट्रिब्यूनल क्रिमिनल केस सुनने लगे तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट इशू करेगी। जैसे कि एक हमारा टैक्स ट्रिब्यूनल है, अगर वो क्रिमिनल केसेस सुनने लगेगा तो हाई कोर्ट हमारी उस ट्रिब्यूनल के लिए रिट इशू करेगी, जो कि होगी प्रोहिबिशन, कि हम आपको प्रोहिबिट करते हैं, दिस इज नॉट अंडर योर जुरिस्डिक्शन सो यू कांट डू दिस। फिर हम बात कर रहे होंगे फोर्थ हमारी रिट के बारे में, जो कि है सर्टियोरेरी, जिसका मीनिंग होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट का डिसीजन कैंसिल करती है अगर वो जुरिस्डिक्शन के बाहर गया हो या नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ हो। सर्ट्यूरी मतलब हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर देगी जब या तो जो हमारा अपीली है उसके साथ या तो इनजस्टिस हुआ है या फिर वो जो उसने डिसीजन दिया वो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर गया है। तो ये दोनों तो सेम सेम लग रहे हैं, तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। कब यूज होता है ये? जब किसी का फेयर हियरिंग नहीं हुआ हो या गलत तरीके से फैसला हुआ हो। यानी कि एक तो इम्पोर्टेंट बात है, गलत तरीके से फैसला हुआ है तो ही हम सर्ट्यूटरी यूज कर सकती है हायर कोर्ट्स। कॉलेज ने बिना स्टूडेंट को सुनने के लिए एक्सपेल कर दिया और कोर्ट सर्ट्यूटरी रिट से उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है। जैसे कि कॉलेज ने बिना स्टूडेंट को सुने, बिना उसके रीजंस जाने उसको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया, तो फिर हम क्या, एक स्टूडेंट क्या करेगा उसके साथ, क्योंकि इनजस्टिस हुआ है तो वो सर्ट्यूटरी फाइल कर सकता है हायर कोर्ट्स के थ्रू। अब हम बात करेंगे फिफ्थ रिट के बारे में, जो कि हमारी क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। कोर्ट पूछती है आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर हो। यानी कि कब हम इसको यूज कर रहेंगे? जब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठा हो, इलीगल पोस्ट, तब हम इसको यूज कर रहे होंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई आदमी बिना क्वालिफिकेशन के प्रिंसिपल बन गया तो हम फिर क्वो वारंटो फाइल कर देंगे। अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है प्रिंसिपल बनने के लिए तो हम क्वो वारंटो फाइल कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स और हमने रिट्स भी कवर कर लिए।
मतलब काफ़ी अच्छे से मैंने रिट्स को समझाया है। बहुत कम ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें रिट्स को डिटेल में समझाया गया है। सो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं रिट्स को। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।